नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ITR 3 फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ITR 3 के अंदर मैं आपको बिजनेस इनकम प्लस स्टॉक मार्केट इनकम दोनों ही बताने वाला हूं। जिस पर्सन की बिजनेस इनकम है और स्टॉक मार्केट इनकम है उसको ITR 3 फाइल करनी होगी, ठीक है। और जो पर्सन सैलरी उठाता है, मतलब जॉब कर रहा है, सैलरी इनकम है और स्टॉक मार्केट इनकम है, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में ITR 2 फाइल करना पड़ता है। और ITR 2 की वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में ITR 3 बताऊंगा कि कैसे ITR 3 फाइल करनी होती है। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ITR 3 पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी है, इसका एक्सेल बेस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ओपन करोगे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है ITR 3 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 3 कैसे फाइल करना है। इसमें कुछ डिटेल यस नो करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी शेड्यूल्स है, जो ज़रूरी नहीं है वो हटा दो, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन वाले आप चेंज कर सकते हो, जो ज़रूरी नहीं हटा सकते हो। जैसे कि बात करें, बोलता है कि अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे नो कर सकते हो, नो कर दिया मैंने, मैंडेटरी नहीं है। क्वांटिटिव डिटेल्स ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सैलरी डिटेल, सैलरी भी नहीं है मेरी कोई। अगर सैलरी इनकम है तो यस कर लेना, मतलब बिजनेस भी कर रहे हो, सैलरी इनकम भी है और कैपिटल गेन भी इनकम है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यस कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यस कर लेना, मेरी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन शेड्यूल को भी नहीं भरने वाला और ना डेप्रिसिएशन क्लेम करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर दिखाने वाला हूँ, सेक्शन 44 AD के अंदर बिजनेस इनकम जो है। समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ये भी नहीं है हमारा, जो नहीं है उसको नो कर दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ये भी नहीं है। कैपिटल गेन बनेगी शेड्यूल 112, ये भी नहीं है। शेड्यूल 112A, 115 AD ये भी नहीं है। जो एप्लीकेबल नहीं है उसे नो कर देना। अदर सोर्स की कोई इनकम है तो आप दिखा सकते हो, मेरे पास अदर सोर्स की इनकम है इसलिए मैं इसे यस कर रहने देता हूँ। हाँ, ये लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे तो ये रहने देना। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कोई तो वो आप इसे यस नो कर सकते हो, नहीं है तो। डिडक्शन है सेक्शन 10A का या 10AA का, नहीं है। 80G का कोई डिडक्शन है, डोनेशन दिया है तो वो ले सकते हो, ये भी नहीं है मेरा। न 80D का डिडक्शन है कोई। इसके अलावा और कोई डिडक्शन है ले सकते हो, बाकी सब रहने देते हैं। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो ले सकते हो। AMT ये भी नहीं है एप्लीकेबल हमारे पे, नो कर दिया। सेक्शन 115 JD ये भी नहीं है। एग्जाम्ड इनकम को कोई डिटेल है तो वो दे सकते हो। पास थ्रू इनकम है तो वो दे सकते हो, पास थ्रू इनकम नहीं है। एग्जाम्ड इनकम छोड़ रहा हूँ मैं। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ नहीं है, इस तरह की कोई भी इनकम नहीं है। समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम टैक्स पेड ये रहने देना। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ये भी नहीं है हमारा, बंद कर लो। जो ऑप्शन नहीं चाहिए बंद कर लो। एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट की डिटेल पूछ रहा है, ये हटा दो भाई, ये नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में देंगे, अलग से कोई बैलेंस शीट की डिटेल नहीं देनी। शेड्यूल GST पूछ रहा है, अगर बैलेंस शीट की डिटेल देना चाहते हो तो यस कर लेना, क्योंकि उसमें शेड्यूल GST भी आता है। तो अगर आप इसको यस करोगे तभी शेड्यूल GST आएगा, इसको रख लेना।
कंप्यूटेशन टोटल इनकम, डिटेल ऑफ पेमेंट, एडवांस टैक्स, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिजनेस इनकम की तो बीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ठीक है, चलो ये डिटेल मैंने यस नो कर लिया है। और इसके बाद क्या करना होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई पे क्लिक कर दो, थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी फर्स्ट पार्ट में आते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, बेसिक डिटेल। यहाँ पे हम प्री फिल डाटा से इंपोर्ट करेंगे ताकि जो बेसिक डिटेल्स है, TDS TCS की डिटेल्स है, वो सारी ऑटोमेटिक आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा, इनकम टैक्स पे आओगे, लॉगिन पे आओगे और यहाँ पे कर लोगे लॉगिन। चलिए कर लेते हैं लॉगिन। दोस्तों ये मैंने इनकम टैक्स की साइट पे कर लिया है लॉगिन। करना क्या होगा, फाइल पे आओगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे आओगे, डाउनलोड प्री फिल डाटा पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 23-24, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये प्रीफिल डाटा डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं इस प्रीफिल डाटा को इसमें करने वाला हूँ इंपोर्ट। देख सकते हैं इंपोर्ट प्रीफिल पे जाएंगे, ओके कर दिया। फाइल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे प्रीफिल डाटा है आपका। ये प्रीफिल को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। दोस्तों देख सकते हैं प्रीफिल डाटा से इसने डिटेल सारी उठा ली। चलिए अब सबसे पहले पार्ट ए जर्नल पे आते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो सबसे पहले ये बोल रहा है रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हो भाई। तो फाइल्ड अंडर सेक्शन हो गया अपना। सेक्शन 139 यहाँ फाइल हो गया। फाइल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले ITR फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को लेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट ले लिया। ठीक है, फिर नीचे आएंगे। रेजिडेंशियल कंडीशन को पूछता है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ। इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, ये ले लिया मैंने। फिर बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को पहले ऑप्ट किया था, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, करंट ईयर में क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हो, नोट ऑप्टिंग, ऑप्टिंग नाउ या नोट ऑप्टिंग। नोट ऑप्टिंग ले लिया। मैं करंट असेसमेंट ईयर में भी न्यू टैक्स रिजीम को नहीं ले रहा, पहले भी नहीं लिया था, इस बार भी नहीं ले रहा, तो दोनों जगह नो किया मैंने। पहले आपने लिया है तो यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल देंगे। उस केस में आपने जो फॉर्म 10I फाइल किया था उसकी डिटेल आपको देनी होगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट वगैरह ये सब चीज़। अगर पहले लिया है तो मैंने पहले नहीं लिया इसलिए नो कर दिया। उसके बाद बोलता है क्या आप इनकम टैक्स के 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। फिर नीचे आएंगे, फिर बोलता है कि क्या ये रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SSC द्वारा फाइल हो रही है, नहीं, नो कर दिया। फिर उसके बाद नीचे आता है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, नहीं, नो कर दिया। अगर आप हैं तो उसकी डिटेल देनी होगी, कंपनी का नेम, ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी, पैन नंबर, ये सब चीज़। या फिर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आप कोई पार्टनर हैं, नहीं, नो कर दिया। क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो कर दिया। अगर आपने हेल्ड किया हुआ तो उसकी डिटेल दे सकते हो। क्या आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का कोई यूनिट है, नहीं, नो कर दिया। वेदर यू आर एन FFI या FPI, नहीं, नो कर दिया। फिर बोलता है क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन के लिए लायबल हो, नहीं, क्योंकि मैं सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा हूँ, बिजनेस इनकम की। देखो मेरे पास ये है बैलेंस शीट, ये देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है बैलेंस शीट जहाँ पे हम लोग अपनी इनकम सेक्शन 44 AD के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो
इस केस में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए मैंने नो कर दिया है। ठीक है, यहाँ बोलता है आप क्या सेक्शन 44 ए ई, सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 बी, सेक्शन 44 डबल बी, सेक्शन 44 ए डी, सेक्शन 44 ए डी ए, ये सेक्शन 44 डबल बी ए के अंदर इनकम डिक्लेयर कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे सेक्शन 44 ए डी के अंदर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसलिए यस कर दिया है। क्या आप ऑडिट के लिए लायबल हो? नहीं, ऑडिट के लिए लायबल नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए नो कर दिया है, क्योंकि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं बनती है अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हो। ये हो गया। नीचे, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? नहीं भाई, यहाँ भी हम ऑडिट के लिए लायबल ही नहीं है, ऑडिट का केस ही नहीं है हमारा। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे, अगर ऑडिट के लिए लायबल हो तो उसकी डिटेल देनी है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। अभी मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, इसे करूंगा वैलिडेट। जनरल वाली जो सीट है पार्ट ए ओके हो गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे बिजनेस की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें बिजनेस का कोड देना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसमें यहाँ पे जो कोड है उसका अवेलेबल है नहीं, देखते हैं। 04049 नीचे ही आएगा, 04097। ये अदर मैन्युफैक्चरिंग ले लिया मैंने। और उसके बाद ट्रेड का नेम लिख लेते हैं। चलिए, बिजनेस का नेम, जो बिज़नेस का नेम है वो कहाँ से मिलेगा? ये देखो, हमारे पास बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट से बिजनेस का नेम आएगा। ये टाइप करना है, कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो शीट में वैलिडेशन के टाइम पे एरर आ जाता है। मैसेज सोलरेक्स, बिजनेस के नेम को लिख लिया, डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग। लिख दिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल और रिलेटेड आइटम। अभी वैलिडेट करते हैं। देखो, ये शीट ओके हो गई, नेचर ऑफ बिजनेस वाली। पार्ट ए आ जाता है बीएस में, यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल्स मांग रहा है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उसके लिए एप्लीकेबल है जो नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा रहा है। हम यहाँ पे सेक्शन 44 एडी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर दिखा रहे हैं, तो हमें यहाँ बैलेंस शीट की डिटेल नहीं देनी, नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल देनी, ना ट्रेडिंग अकाउंट की, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आप इसको चाहो तो ओके भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, बैलेंस शीट की शीट ओके है, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग की ओके है, ट्रेडिंग की ओके है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करोगे ये भी ओके है। पार्ट ए आ जाओ, इन अदर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको वैलिडेट करोगे। ये देखो, अच्छा, पार्ट ए मैंडेटरी है, इसमें क्या पूछ रहा है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा है। तो मर्चेंटाइल सिस्टम ले लिया, आपने चेंज किया अकाउंटिंग सिस्टम को? नहीं, नो कर दिया। बाकी और डिटेल देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको एक काम करो, वैलिडेट करो। देखो, ये शीट ओके हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कंप्यूटेशन प्रेजम्पटिव इनकम, यहीं पे हमें अपनी सेक्शन 44 एडी के बिजनेस इनकम को दिखाना होगा। सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, सेम मैंने बताया था आपको, नेम ऑफ बिजनेस में यहाँ पे बिजनेस का नेम देना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, बिजनेस का नेम लिख लिया। बिजनेस के कोड की बात करूँ तो मैं ऐसे कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कोड को सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन, चलिए डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल एंड रिलेटेड आइटम्स। अभी ग्रोज रिसीट्स पूछ रहा है, ये सेक्शन 44 एडी के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। ये देखो, तो ग्रोज रिसीट्स चेक के थ्रू कितना है, अदर मोड मतलब कैश के थ्रू कितना है। तो मेरी सारी जो ग्रोज रिसीट्स है वो पूरी की पूरी कैश में है, देख सकते हैं। ये P&L है, ये ग्रोज रिसीट्स है मेरी जो कि कैश में है, और मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ अदर मोड में। कितना है, 4/10/945, 4/10/945 की ग्रोज रिसीट्स आ गई। अब इसमें से प्रॉफिट कितना दिखाया हमने, अगर इसमें दिखाओगे तो उसका 8% दिखाना पड़ेगा, उससे कम नहीं दिखा सकते। तो नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं 352,156 की, 352,156, ये नेट प्रॉफिट आ गया। ग्रोज रिसीट्स ये हो गई, इसका नेट प्रॉफिट ये दिखाया, और ये कितने परसेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 85% है, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 8% से कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी, उस केस में ऑडिट कराना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर सेक्शन 44 एडी ए को ऑप्ट किया है, प्रोफेशन में हो, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम दिखा सकते हो। उस केस में 50% दिखाना पड़ता है। 44 AE में हो तो उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ वैलिडेट करूँगा, और ये शीट ओके हो चुकी है। नेक्स्ट पे आएंगे, पार्ट ए पे OI डिटेल ओके कर दिया, ये शीट ओके हो गया। BP पे आएंगे, और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये शीट वैलिडेट कर दिया, ओके हो गया। CG पे आएंगे, यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम देनी होती है, ठीक है। मतलब जो आपकी शेयर कैपिटल से इनकम बनी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसकी डिटेल देनी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देते हैं, देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको देनी पड़ेगी जो शेयर से आपकी इनकम बनी। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हो गया कि आपने ख़रीदा कितने में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बनी उसमें आपने शेयर कितने में ख़रीदा। तो सबसे पहले आपको यहाँ देनी पड़ती है जो शेयर आपने ख़रीदा, परचेज जो कॉस्ट है, बाई वैल्यू, वो देनी पड़ेगी। तो बाई वैल्यू है 98,763 की, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये नहीं है, एक्सपेंडिचर कोई है तो वो दे सकते हो। इससे ऊपर आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा आपने। तो मैंने इसको जो बेचा है वो 86,573 में बेचा है, यानी 12,190 का लॉस हो गया मुझे, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। नीचे आएंगे, अगर SST पेड है तो उस वाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम यहाँ दोगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो, या पे हुआ है आपका, तो आपके ब्रोकर ने पे कर रखा है, तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। नीचे आ जाते हैं, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है ये। नीचे आऊँगा, अब मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए मैं सीधा नीचे आऊँगा। और ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग से बनी है कोई, तो उसकी डिटेल देनी होती है, ये वाला एप्लीकेबल नहीं हमारे ऊपर। नीचे आएंगे, इक्विटी से जो बनी है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन सब से। इमूवेबल प्रॉपर्टी से ये नहीं है हमारे ऊपर एप्लीकेबल। सेल ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये नहीं है। दोस्तों देखो यहाँ पे जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, यहाँ पे ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ से शुरू है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 5वां जो पॉइंट है, यहाँ पे शेयर से रिलेटेड अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है तो उसकी डिटेल जाती है। इसके दोस्तों, इसके लिए आपको शेड्यूल 112A भरना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उठ के आएगी, ठीक है, वहाँ से उठ के आएगी। शायद हम लोगों ने शेड्यूल 112A को बंद कर दिया है। स्टार्टिंग शीट पे जाएंगे और होम पे जाएंगे, यहाँ मैं देख लेता हूँ शेड्यूल 112A तो नहीं बंद कर दिया है। ये देखो बंद कर दिया है, यस करना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 112A के अंदर हमें डिटेल भरनी पड़ेगी कैपिटल गेन की इनकम को। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अभी शेड्यूल 112A देखो, ये रही
यहाँ पे आपको डिटेल भरनी पड़ती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो बनी है। तो सिक्योरिटी या शेयर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, कब आपने ख़रीदा इसे, 31 जुलाई 18 के बाद ख़रीदा है या 31 जुलाई 18 से पहले ख़रीदा है। तो 31 जुलाई 18 के बाद ख़रीदा है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले रहा हूँ मैं। कंसोलिडेटेड हो गया मतलब कि मैं इकट्ठी वैल्यू दे रहा हूँ, शीट के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, शेयर वाइज डिटेल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, ठीक है, इकट्ठी वैल्यू दे रहा हूँ। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है आपकी। सेल प्राइस दोस्तों यहाँ पे 10,120 और मैंने ख़रीदा कितने में था इसकी डिटेल आगे जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर जितने का आपने ख़रीदा परचेज प्राइस देनी पड़ेगी शेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ख़रीदा है 15,766 की, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन की बात करूँ मैं तो 5,646 रुपये का यहाँ पे लॉस बन गया है, क्योंकि 10,000 में 15,776 में ख़रीदा और 10,120 में बेच दिया, तो लॉस ही है, ठीक है। अभी इसको वैलिडेट कर लो। एक्सपेंडिचर की डिटेल पूछ रहा है, कोई एक्सपेंडिचर है तो वो दे सकते हो, एक्सपेंडिचर 0 है। अब मैं बात करूँ कैपिटल गेन की इनकम में सीजी पे, तो ये देखो सीजी के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 वाले शेड्यूल में ये देखो 5,646 ऑटोमेटिक आ गया जो शेयर से हमारी कैपिटल गेन बनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ से कर देंगे वैलिडेट। वैलिडेट कर दिया, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पॉइंट नंबर 7 भरने को बोल रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पॉइंट नंबर 1 2 3 6 और दिस इज़ 7। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा है, क्या पूछा है कि कोई भी अमाउंट आपका कैपिटल गेन का अनयूटिलाइज है एसेट ट्रांसफ़र की वजह से जो बना है कैपिटल गेन, नहीं, नो कर दो यार। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी एरर आया था, देख लेते हैं एक बार वैलिडेट करके। पॉइंट नंबर 11 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेम क्वेश्चन पूछा है इसने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पॉइंट नंबर 11 2 3 4 5 10 11 देखो यहाँ पूछ रहा है ये ऑप्शन, इसको भी नो कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा अमाउंट है जो अनयूटिलाइज है कैपिटल गेन का एसेट ट्रांसफ़र की वजह से, नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी इसको हम करेंगे वैलिडेट। कैपिटल गेन की शीट ओके है, वैलिडेट हो चुकी है, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम को पूछ रहा है। क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई आपकी इनकम बनी है तो उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। ये भी नहीं है हमारा। अदर सोर्स की कोई इनकम है तो उसकी डिटेल देंगे। अदर सोर्स की इनकम है मेरी, और अदर सोर्स में मैं आपको बता दूं इनकम जो बनी है मेरी वो डिविडेंड इनकम बनी है, देख सकते हैं पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है। ये देखो डिविडेंड इनकम 441 रुपये की, ये प्रीफिल डाटा से ही उठा लिया इसने। और 96 रुपये का इंटरेस्ट बना है, और ये इंटरेस्ट अपना इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर बना है सर, ठीक है। तो ये डिटेल ऑटोमेटिक है, यही डिटेल मेरे को अदर इनकम में भरनी फिल होके आ रहा है। तो और डिटेल मेरी कोई है ही नहीं अदर इनकम की। मैं इसको क्या करूँगा, इसको कर दूँगा वैलिडेट। ओके हो गया, आगे जाते हैं। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर लॉस को सेट करने के बाद इनकम कितनी बनी, देखो ये बिजनेस इनकम। अदर सोर्स की मेरी टोटल इनकम ये बनी, ये देखो ये बिजनेस इनकम आ गया, और अदर सोर्स की इनकम ये आ गया। कैपिटल गेन का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेरी जो कैपिटल लॉस बनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉस बन गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉस बन गया। ये जो लॉस बना है किसी दूसरे हेड में सेट नहीं होगा, जैसे बिजनेस इनकम के हेड में या अदर सोर्स के इनकम के हेड में या सैलरी इनकम में। ये केवल कैपिटल गेन से जो इनकम बनेगी उससे ही एडजस्ट होगा। तो मेरी टोटल इनकम यहाँ आ गई। करंट ईयर का कोई भी जो लॉस है वो सेट नहीं हुआ। अभी कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है हमारा बनेगा। अब दोस्तों आपको देखो यहाँ पे जो लॉस है उसका कैरी फॉरवर्ड दिखेगा, ठीक है, इस शेड्यूल में।
डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। फ्यूचर ईयर में जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसकी डिटेल दिखेगी। तो करंट ईयर का लॉस देख सकते हो, ये देखो करंट ईयर का लॉस ये हो गया असेसमेंट ईयर 23-24 का 12,190 जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है और 55,46 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है। ठीक है, टोटल लॉस ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल लॉस बनी है हमारी तो ये जाएगी, और कोई बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस नहीं है। आईसीडीसी की बात करें तो आईसीडीसी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, वैलिडेट कर लो, ओके कर दो। जो ऑडिट कराते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। एटीडी की बात करें तो एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है। क्या आपके घर में या फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो कर दो। क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो कर दो। वैलिडेट कर दो इस शीट को, आगे आ जाओ। आर ए रिसर्च डोनेशंस वाले डिटेल है, रिसर्च एसोसिएशंस को डोनेशन पे किया है? नहीं भाई, ये भी नहीं है हमारा, ओके कर दो। 80GA की बात करो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन पे किया है? नहीं, नो कर दो। 80 की बात करो, डिडक्शन 80IA के अंदर है, ये भी नहीं हमारा कोई भाई, ओके कर दो। उसके बाद बात करें अगला, तो यहाँ पे 80C से रिलेटेड कोई डिडक्शन है आपका, जैसे LIC का, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन स्कीम का, अगर कोई है तो उसकी डिटेल दे सकते हो। मेरी यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। अगर आपकी LIC, PPF फंड, म्यूचुअल फंड, 5 ईयर वाली FD के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी डिटेल देके आप यहाँ पे ले सकते हो डिडक्शन। मेरी यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे ओके कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। स्पेसिफाई पर्सन की कोई इनकम है तो दे सकते हो, नहीं है। EI की बात करूँ, एग्जाम्प्टेड इनकम की कोई डिटेल है तो ये दे सकते हो। इसमें कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है ये वाले में बोलता है कि डिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर 1 इस शीट इज 1 इज़ कंपलसरी। यहाँ पे शायद हम लोगों ने कुछ डिटेल भर दी है। ये देखो एनी अदर पूछ रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, सेलेक्ट पे कर देता हूँ क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जाम्ड इनकम है ही नहीं हमारी कोई। मतलब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, ये भी नहीं हमारा कोई, वैलिडेट कर दो, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। चलो इसको ज़ीरो कर देते हैं। ये पूछता है अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑन विच ऑप्शन अंडर सेक्शन 92CE इज़ एक्सरसाइज। तो इस ऑप्शन को हमने एक्सरसाइज किया ही नहीं है तो मैं इसको ज़ीरो कर रहा हूँ और हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी, इसको वैलिडेट कर देते हैं। हमारे पास नहीं है कोई भी एसेट एंड लाइबिलिटी, हम लोगों ने सेक्शन 34 AD के अंदर डिक्लेयर किया है। आप चाहो तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करनी भी है, एसेट एंड लाइबिलिटी पूछ रहा है तो BP पे आ जाओ, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ओके आ जाओ, यहाँ आगे बढ़ो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पार्ट BS बैलेंस शीट, इसमें ही नॉन अकाउंट केस होता है एक, देखो नॉन अकाउंट केस आ गया। इसमें आप अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, सेक्शन 44 AD के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तो डिटेल इसमें भर सकते हो, जैसे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन एंड कैश इन बैलेंस। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले अमाउंट ऑफ टोटल सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट की डिटेल ये आ गई। सन्ड्री डेटर पूछ रहा है तो ये देखो ये है 96,815, सन्ड्री डेटर दे दिया। सन्ड्री क्रेडिटर पूछ रहा है, क्रेडिटर हो गया ये 492,455, 492,455 का क्रेडिटर हो गया। ट्रेड की बात करें, स्टॉक इन ट्रेड की, तो स्टॉक हो गया क्लोजिंग स्टॉक 378,296, 378,296। कैश की पूछे बात करें तो कैश की डिटेल ये रही, देखो ये है कैश, कैश इन हैंड ये रही 367,887, 376,887। ठीक है, ये बैलेंस शीट की डिटेल दे दी। इसको भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। देखो ये शीट ओके है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल पे आ जाते हैं।
यहाँ हमें डिटेल देनी नहीं है, वैलिडेट कर दिया, ओके हो गई ये शीट। जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर, देन उसका टर्नओवर को मेंशन करना पड़ेगा कि जीएसटी में कितनी आपकी एनुअल टर्नओवर है। तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको खाली। वैलिडेट कर लिया, ये शीट ओके हो गया। आईटी की बात करें तो जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स, उसकी डिटेल आएगी। तो हमने कोई पे नहीं किया है, आपने पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ भरोगे। उसके बाद आता है ESOP, शेड्यूल्स की डिटेल। टैक्स डेफर्ड है कोई, उससे रिलेटेड डिटेल जाती है, तो ये भी नहीं है हमारे लिए, इसको कर दो वैलिडेट, ओके हो गया। TDS की शीट में TDS कोई कटा है तो उसकी डिटेल, जैसे कि देख सकते हैं ये आ गया, ये TDS है। और ये दो बार आ रहा है सेम TDS ही। ये आ गया एम्प्लॉयर का 10 नंबर जिसने TDS काटा, इसके लिए आप फॉर्म 26A देख सकते हो, ठीक है। फिर अमाउंट, जो करंट ईयर का जो TDS है जो कटा है उसका अमाउंट, वो ये आ गया। TDS इतना ही क्लेम कर रहा हूँ मैं। इसमें ग्रोस अमाउंट ये है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जा रहा है। तो ये कमीशन का TDS है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ना करके मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा जो TDS है और भी है, लेकिन उस पर TDS नहीं कटा है। अमाउंट और भी है लेकिन उस पर TDS नहीं कटा है, तो यहाँ से हटा लो, सेलेक्ट पे क्लिक कर लो। 827 लिख ही दिया है, TDS नहीं कटा है तो डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, भरने की ज़रूरत नहीं है। जो TDS कटा है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। ये ओके हो गया, 827 रुपये का TDS है। और जब हम अपन फाइल करेंगे रिटर्न तो रिफ़ंड हो जाएगा। TDS की शीट ओके हो गई है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो देखो दोस्तों, ये टोटल इनकम बन गई मेरी, बिजनेस इनकम प्लस अदर इनकम जोड़ के। दोस्तों ये इनकम आ गई बिजनेस एंड प्रोफेशन से, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो हमने प्रॉफिट दिखाया उसके हिसाब से। देखो ये 352,156 और ये देखो 352,156। इसके अलावा ये जुड़ गई मेरी अदर इनकम, ये देख सकते हो अमाउंट बढ़ गया 352,693। और इसके अलावा ये देख सकते हो करंट ईयर का लॉस, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर का लॉस हमारा। जो डीम्ड इनकम बन गई टोटल हमारी, वो ये बन गई। अब बिजनेस इनकम पर अदर इनकम को जोड़ के टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की बात करें तो टैक्स लायबिलिटी बनानी है, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स बने। तो TDS 827 रुपये है और जो टैक्स पेड हो गया 827 रुपये, और 830 रुपये का अमाउंट मुझे रिफ़ंड हो जाएगा पूरा। बाकी नीचे बैंक की डिटेल है। अब इस शीट को करेंगे वैलिडेट। उसके बाद बोलता है 14 पॉइंट में, डू यू एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या आपने होल्ड किया हुआ है बेनिफिशियल ओनर। ये नहीं है हमारा, आउटसाइड इंडिया नहीं, ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, नो कर दो। अब और वैलिडेट कर लेते हैं, ये शीट हो गया ओके। आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन पे। बेसिक डिटेल आएगी ये, जो रिटर्न को फाइल करेगा साइन करेगा उसकी डिटेल, ये नेम वगैरह आ गया। बस ये शीट ओके है और इसको भी वैलिडेट कर लेता हूँ मैं। अब हमारी शीट हो गई ओके। सबसे मेन शीट पे आएंगे, पार्ट ए जर्नल। अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा कितना टैक्स बना है। यहाँ से आप चाहे तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का जो शेड्यूल है वहाँ जा सकते हो। टैक्स तो बना ही नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाओ पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये देखो 352,156 की इनकम हो गई, जो कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है। अदर इनकम भी ऐड हो गया। अदर इनकम ऐड होने के बाद जो टैक्स पेबल बना 5,130 का बना, और रिबेट मिल गया इसका मुझे पूरा का पूरा, वो 87A के अंदर मिल जाता है। 12,500 तक का रिबेट मिलता है, तो 5,130 का रिबेट मिल गया है। टोटल इनकम इसने कंप्यूट करी मेरी, वो 352,600 की करी, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग बनाया। ये कैपिटल लॉस है जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। ये इनकम, इसके ऊपर टैक्स बना 5130 का, 5130 का रिबेट मिल गया, तो टैक्स 0 बन गया टैक्स, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं पार्ट ए पे फिर से, पार्ट ए जर्नल, और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो पार्ट ए जर्नल, और यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं ज्योशन अपलोड के लिए। जनरेट ज्योशन पे क्लिक करोगे, ओके कर दिया। पहले कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, कंप्यूट टैक्स पे क्लिक कर देते हैं। चलिए जनरेट ज्योशन पे क्लिक करते हैं। ये देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके कर देंगे, ओके। देख सकते हैं ये बोल रहा है कि सेव ज्योशन पे क्लिक करके आपको ज्योशन फाइल सेव करना है। देखो ये है सेव ज्योशन का बटन। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। और देख सकते हैं सक्सेसफुली फाइल सेव हो गई है। जिस लोकेशन में ये मैंने रखा हुआ है इस टूल को, इस यूटिलिटी को, उसी लोकेशन में मेरी ज्योशन फाइल सेव हो गई है। ओके कर देंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपली इनकम टैक्स की साइट पे आना है, लॉगिन करना है। सो दोस्तों ये कर लिया हम लोगों ने लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल नाउ वाले बटन पे जाना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। ITR 3 को आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा। ऑफलाइन पे क्लिक कर लिया। यहाँ से ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑडिटेड है नहीं, नो पे क्लिक कर लिया। टाइप ऑफ ITR 3 लेना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ज्योशन फाइल जो जनरेट करिए उसे अटैच करेंगे। देन उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। फिर इस ITR को आधार OTP के जरिए वेरीफाई करके फाइल कर देंगे। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है, फाइल करके नहीं दिखा रहा मैं आपको। स्टॉक मार्केट से इनकम बने तो कैसे फाइल करेंगे, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।